दी सेकंड फ्लोर की जानिब से एक नई कन्वर्सेशन, और ख़ास तौर पे आजकल हर जगह बात हो रही है सेनेट के आने वाले इंतखाबात के हवाले से। सेनेट जो एक हाउस ऑफ फेडरेशन है, इसके क़याम का मकसद क्या था, इसे किस किस्म का आइनी किरदार अदा करना है, इसकी तारीख क्या है, और इसके इंतखाबात हर बार इतने मुतनाज़ा क्यों हो जाते हैं। हम इस मौजू पे बात करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मजहर अब्बास साहिब, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को देखा है, कवर किया है, उस पर लिखा है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या असल कहानी क्या है और किस अंदाज में इस इदारे की इज्जत व आबरू भी बचाई जा सकती है और एक शफाफ इंतखाबी निज़ाम की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सेनेटर अफरासियाब खटक साहब, जो खुद सेनेट के मेंबर रहे, और उनसे पूछेंगे कि इस इदारे की सोशियोलॉजी क्या है और इसकी तारीख क्या है, और अगर अब हमें इसके हवाले से बहुत सारे सवालात उभरते नजर आते हैं तो उसकी वजह क्या है। सेनेट का क़याम हमारे देखने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस होगा। 1973 में क़याम अमल में आया और 1973 के दस्तूर में हमने तय किया कि हम 2 ऐवानी मुकन्नना की तरफ आएंगे, और जो हमारे उस वक्त के तजादात थे वो वफाकियत के सवाल के हवाले से थे। तो सूबों को एक यकसा नुमाइंदगी दी गई और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का क़याम एक मुस्तकिल इदारे की सूरत में आया। ये अलग बात है कि 1970 में और 1999 में इसको डिसरप्शंस का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मजहर अब्बास साहिब, ये जो आजकल और बल्कि कहा जाए हर बार सेनेट के इंतखाबात से पहले जो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आती हैं और अब बात ओपन वोट की जा रही है, तो आप इस सारे मंजरनामे को कैसे देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह साहब। देखिए, हमारे यहाँ एक बुनियादी मसला अभी तक एड्रेस हम नहीं कर सके हैं। वो हम ज़रूर पॉलिटिक्स में ये बात करते हैं कि रियासत का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हम बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन जो बात हम बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं करते और ख़ासतौर पे सियासी जमातें अपने दरमियान इस डिबेट को इनिशिएट नहीं करती, वो सियासी जमातों के अंदर पाई जाने वाली गैर जमहूरी रिवायात और गैर जमहूरी सोच है। जब तक उसको बेहतर करने की जरूरत नहीं, उसको बेहतर करने की तरफ हम नहीं जाएंगे तो हम बुनियादी मसले को कभी भी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। फर्ज करें रियासत बिल्कुल अपने आप को ला ताल्लुक कर लेती है इस पूरे निजाम से, फर्ज करें एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल अपने आप को पीछे हटा लेती है, नहीं इन्वॉल्व होती, उसके जो भी मकासद वो नहीं करती, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कल्चर फरोग पा जाएगा? आप समझते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने लेड बाय एग्जाम्पल हमें बताएं कि उसने अपने अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को परवान चढ़ाया है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया है? उसके पार्टीज के अंदर हम आइन बना लेते हैं, हम कानून बना लेते हैं, लेकिन ये जो बुनियादी चीज है, ये जो बुनियादी नुक्ता है, ये यानी फर्ज करें जो सेनेट इलेक्शन उठा लें, कौमी असेंबली के इलेक्शन उठा लें, मुझे क्यों ये जरूरत पड़ती है कि मैं टिकट के लिए अप्लाई करूं? मुझे ये क्यों जरूरत पड़ती है कि मैं टिकट के लिए अप्लाई करूं तो उसके साथ 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट भी सबमिट कराऊं? क्या पार्टीज के अंदर पार्टीज अपने लोगों को पिक एंड चूज नहीं कर सकती? क्या पार्टीज के अंदर वो चीजें नहीं होनी चाहिए कि पार्टी के लीडर्स या पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सामने 50 नाम हो, 10 नाम हो, आप जानते हैं आपके कौन से लोग किस काबिल हैं, आप जानते हैं कि कौन से लोग अपर हाउस में बेहतर जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, लोअर हाउस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे नुक्ता नजर से सबसे बेसिक चीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर बेसिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हम बहस में पढ़ सकते हैं, हम इस बहस में जा सकते हैं कि पाकिस्तान में 73 साल में इस एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है वो शर्मनाक रहा है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट रही है वो शर्मनाक रही है, लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी अपने अंदर चीजों को बेहतर करने की कोशिश नहीं की। मुझे नहीं लगता
मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा लें, चाहे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग उठा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा लें, अवामी नेशनल पार्टी उठा लें, मजहबी जमातें उठा लें, वही एक विशिष्ट सर्कल जो है वो मुझे नजर आता है, और ग्रोथ जो है वो मुझे नजर नहीं आती। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अंदर, आज भी आप देख लें, अब सिंध में देख लें, सिंध में पीडीएम की गवर्नमेंट है ना, आप पीडीएम से मेन उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी की, क्या सिंध के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमें नजर आती हैं? क्या सिंध के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अपनी वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज नजर आती हैं? नहीं नजर आती। बदकिस्मती है हमारी, यहाँ हम गैर जरूरी बहस में पड़ जाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कहां से शुरू होती है? आप कोई भी कानून, आप अमेंडमेंट ले आए, लेकिन वो विद इन द पार्लियामेंट तो आपको चीजों को बेहतर कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर जो चीजें होती हैं, और मैंने कहा कि वो सेनेट का इलेक्शन हो या कौमी असेंबली, ये स्टार्ट कहां से? वहीं से होता है। तो मुझे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज लगती है, और जिसमें मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत ज्यादा डैमेज हो रही हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अनडेमोक्रेटिक कल्चर है। जब तक उसको बेहतर करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, आप बेहतर से बेहतर, बेहतरीन, इससे ज्यादा बेहतर आइन बना लें, आप इससे बेहतर कानून बना लें, लेकिन जब तक मेरा माइंडसेट अनडेमोक्रेटिक है, जब तक मेरे जहन में यही है कि मैं कब्जा रखूं पार्टी के अंदर, मैं पार्टी के अंदर डिक्टेटोरियल जो है वो ट्रेंड्स को परवान चलाऊं, तो मुझे नहीं लगता चीजें बेहतर हो पाएंगी। आपने, अगर आपकी गुफ्तगू से जो नतीजा अखज होता है वो ये है कि ये दरअसल सियासी जमातों का बहरान है। अफराज साहब खटक साहब, आप खुद भी हाउस ऑफ फेडरेशन के मेंबर रहे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो ओपन वोट की बात की गई थी, उसके बाद 18वीं तरमीम आई। यकीनन हमारे सुनने वालों की दिलचस्पी होगी उस वक्त क्या इस पे बहस हुई और इस क्लॉज को क्यों छोड़ दिया गया। तो कुछ तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताइए, और क्यों ये इदारा अहम है और क्यों इसके इंतखाबात हर बार मुतनाज़ा बन जाते हैं। जी, मेरी गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल ये कि ये जो मसला है हॉर्स ट्रेडिंग का, ये तो नया मसला नहीं है, हमारे यहाँ काफ़ी पुराना है। लेकिन ये जिस सूरत में अभी सामने आया है, मेरे ख्याल में उसकी बड़ी वजह ये है कि जो ये मौजूदा सेटअप लाया गया था 2018 में धांधली के जरिए, और उससे पहले जैसे पुरानी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो इसका एक मकसद था। मैं समझता हूँ कि ये जो आइन है फेडरल डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री, ये जो है मैं समझता हूँ कि जो इस हुकूमत को लाने वाले हैं, ये आइन उनको भाता नहीं है। ये पार्टियों की, निज़ाम की, अदलिया की, पार्लियामेंट की खामियां की जगह है, उन पर बहस होनी चाहिए। लेकिन एलिफेंट इन द रूम जो है ये है कि एक तख्ता उल्टा गया एक हुकूमत का, एक और हुकूमत लाई गई, और उसकी न सिर्फ ये कि ये हुकूमत लाई गई, बल्कि ऐसे मालूम होता है कि सिस्टम को सजा दी जा रही है कि उसने आईनी इस्लाहात क्यों की। और जैसे आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत सारे इदारों को बेतौकीर कर रही है। यानी आप पहले अदालत में जाते हैं, फिर पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर आप ऑर्डिनेंस लाते हैं। तो ये जो कलाबाजियां हैं, ये तो कोई बच्चे भी इस तरह नहीं करते, तो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक डिलिबरेट प्लान है कि इन सारे इदारों को बेतौकीर किया जाए, और आखिर में ये नतीजा निकाला जाए कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। इसलिए कोई नया निज़ाम, सदारती निज़ाम, और ज़्यादा जो जिसको वो तारीफ करते हैं कि ज़्यादा इस्लामी पेट्रियाटिक निज़ाम होगा, इसके लिए राह हमवार की जा रही है। ये चीज़ें ऐसी लाइन हल नहीं थी। मसलन ये कि अगर हुकूमत ने इसको हल करना था, वो अपोजिशन से बात क्यों नहीं करती, उन्होंने डायलॉग क्यों नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर इसको पास करने, अगर कोई रिफॉर्म है तो उस पर जरूर बात होनी चाहिए, और पार्टियों के अंदर बहुत खामियां हैं, निजाम के अंदर खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए जरूर बात होनी चाहिए और उस पर बात भी करनी चाहिए। लेकिन ये जो अभी सेटअप है, ये तो कोई अभी जमहूरी मास्क भी, पूरी तरह मास्क भी नहीं है। ये तो बिल्कुल एक गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथ में आलाकार है। अब देखें ना, जैसे 1-2 साल से पार्लियामेंट चल रही है, ये फैसले कौन करता है कि कौन तकरीर करेगा, कौन नहीं करेगा। ये फैसले तो स्पीकर नहीं करते, सेनेट के चेयरमैन नहीं करते, ये तो बाहर से होते हैं। तो गुजारिश है कि सूरत हाल हमारे काफी बिगड़ गई है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं एक बहरान खड़ा किया जा रहा है
ताकि कुछ अरसा के बाद ये कहा जा सके कि ये फेडरल पार्लिमानी निज़ाम यहाँ चलने वाला नहीं है और ये इसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, वरना हमारे जख्म इतने लादवा नहीं थे, हमारी बीमारी इतनी लादवा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका इलाज करने की नीयत नहीं है, उसको बिगाड़ने की और मरीज को मारने की नीयत है। आपका नुक्ता नजर ये है कि ये बहरान डेलिबरेटली क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन अगर मैं ये आपसे, आप खुद हाउस ऑफ फेडरेशन में रहे, जिस मकसद के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बनाया गया था, अगर आप तक आवाज नहीं आ रही तो मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ जाता हूं। उम्मीद है इतनी देर में हम कुछ टेक्नोलॉजी से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। मजहर, ये हाउस ऑफ फेडरेशन के तौर पे बनाया गया, ये कोई रिवाइजिंग चेंबर नहीं है। हमारे जो वफाक का बहरान रहा, तो उस बहरान में एक हमने अरेंजमेंट किया कि कोई भी आईनी तरमीम होगी तो कम से कम 3 सूबों का एक तरफ होना लाजमी होगा। क्या सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपने कयाम के बाद से एज ए हाउस ऑफ फेडरेशन अपना किरदार अदा कर पाई है? नहीं कर पाई। देखिए जफर, मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी, आपकी आवाज ठीक आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही है। देखिए बुनियादी प्रॉब्लम कहाँ आगे लाहक हो गई। अफर सियाब साहब की मैं बात सुन रहा था कि जी हैं बहुत सी खामियां हैं, ये बात कह के हम निकल जाते हैं। मुझे ये जवाब नहीं मिलता कि उन खामियों को दूर करने के लिए हमने क्या किया। अभी आपने 2 मिसालें देता हूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम। मुझे बताइए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किए हुए अभी मेरा ख्याल है उसकी स्याही जो है सूखी भी नहीं थी कि जनरल मुशर्रफ के साथ बातचीत शुरू कर दी गई। बेसिक वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जनरल मुशर्रफ के साथ जाके एनआरओ कर लिया गया, बेसिक वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर आप क्लेम ये करते हैं कि जी हमने जनरल मुशर्रफ को हटा दिया। आपने एक डिक्टेटर को सेफ एग्जिट दे के बाहर भेज दिया। उसमें आप कहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। 18वीं तरमीम उठा लें, 18वीं तरमीम में क्या सिर्फ फेडरल जो है वो पावर जो है प्रोविंसेस को जाना ही था, या उससे आगे की भी बात की गई थी? और मुझे चारों सूबों की प्रोविंशियल परफॉर्मेंस तो बताएं। 18वीं तरमीम के बाद जो चीजें सूबों को गई हैं, लेबर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस बता लें, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस बता दें, इंटीरियर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस बता दें, तो हम उस चीज को जब भी एड्रेस किया जाता है हम कहते हैं कि हाँ ये इसमें खामियां हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। भाई क्या किया आपने? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स खासतौर पे 2008 के बाद तो देवर ऑन वन पेज, लेकिन उन्होंने चीजों को उस तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। मैं फिर ये कह रहा हूं ना कि मैंने तो सिंध में पीपल्स पार्टी से मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि सिंध में आपके पास जो पावर्स हैं, उन पावर्स के तहत आपने कितना ज्यादा वो आपने उसको इम्प्लीमेंट कराया। तो जहां तक अपर हाउस का ताल्लुक है, जहां तक फेडरेशन आपकी इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जा रही थी पीटीआई की गवर्नमेंट, इसमें आप कभी भी अमेंडमेंट इन हेस्ट नहीं लाते और इसमें मुतनासिब नुमाइंदगी जो है कॉम्प्रोमाइज होती नजर आ रही है। इसके अंदर ये लाई इसीलिए गई है कि एक फेयर फैक्टर है पीटीआई के अंदर कि उनके एमपीएस बिक जाएंगे, और वो 2017 में इस चीज को देख चुके हैं। लेकिन मुझे ये भी तो बताएं, मैं सिर्फ गवर्नमेंट और पीटीआई की जो इंटेंशंस हैं, पीटीआई को जो ला के बैठाया गया वो अपनी जगह है, लेकिन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ फ्लॉप हुआ, फेल हुआ, क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने अपने उन सेनेटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की जिन्होंने अपनी जो है वफादारियां तब्दील की, या ये कि ये पार्ट ऑफ द पॉलिसी था कि चेयरमैन सेनेट को नहीं हटाना, इसलिए किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की? तो मैं जब अपनी बात करता हूं, और मैं इसलिए अपनी बात कह रहा हूं कि अगर बीइंग अ डेमोक्रेट मुझे मार्शल लॉ से लड़ते हुए तकलीफ नहीं होती, मुझे पॉलिटिकल पार्टी से लड़ते हुए तकलीफ होती है। मुझे मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद में तकलीफ नहीं होती। तकलीफ मुझे इसलिए होती है जब डेमोक्रेट्स लोग अनडेमोक्रेटिक तरीके अपनाते हैं, डेमोक्रेटिक लोग जाके डिक्टेटर से कॉम्प्रोमाइज करते हैं।
डेमोक्रेटिक लोग जो है जब जाके चाय का इंतजार करते हैं कि हमें कब चाय की दावत दी जाती है, जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो बिट्रेयल करते हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ गद्दारी करते हैं। आप लड़ते हैं मुशर्रफ से 9 साल और उसके बाद जाके मुशर्रफ से ही बातचीत करते हैं। ये असल बिट्रेयल है, ये असल क्राइसिस है। अगर इस क्राइसिस से पॉलिटिकल पार्टी क्यों पीडीएम की मूवमेंट नहीं पिक कर पा रही? इसलिए कि आज वर्कर्स उस तरीके से कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। आपने कोड़ों और फांसियों की उसको रिवॉर्ड क्या दिया आपने उसके बदले में? कॉम्प्रोमाइज, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज, गुलाम इसाक के साथ कॉम्प्रोमाइज, असलम बेग के साथ कॉम्प्रोमाइज। तो आप अपनी जब बात होती है तो हम बड़े आराम से ये कह के निकल जाते हैं कि हाँ मैं तो मुझे बताएं तो बेहतरी लाए क्या आप सिस्टम के अंदर, मजबूती सिस्टम के अंदर कैसे लाए? आज क्यों नहीं लोकल बॉडीज स्ट्रांग है? आज क्यों नहीं सिंध में स्टूडेंट यूनियंस बहाल है? सिंध में आज क्यों नहीं ट्रेड यूनियंस अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्टिव समझ रही है? यही क्राइसिस है मेरे ख्याल में। तो जब तक हम इस क्राइसिस से ओवर नहीं करेंगे, आप बात करते रहें सेनेट की, आप बात करते रहें कौमी असेंबली की, आप बिल्स पास करते रहें, आप लेजिस्लेशन करते रहें, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट रहेगी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के लिए उस तरह लड़ने को तैयार नहीं हो रहे। अफराज खटक साहब, क्या वजह है? वाकई हमारा सियासी कल्चर, मज़ाहमत का कल्चर जो यहाँ मौजूद था, वो अब खत्म हो गया है और सियासी जमातों ने इतने समझौते क्यों किए? जी, मेरी गुजारिश ये है कि जैसे बच्चा बाइसिकल चलाते हुए गिर पड़ता है, तो ये कहकर कि आप उसकी बाइसिकल छीन लें और वो उसे कहें कि भाई आपको साइकिल चलाना नहीं आता इसलिए आप साइकिल नहीं चलाएं, तो वो तो ज़ाहिर क़यामत तक साइकिल नहीं सीख सकता। मेरी गुजारिश ये है कि आप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को जारी रहने दें। पार्टियां जो हैं, लोग पार्टियों को सजा दें, आम लोग पार्टियों को सजा दें, उनका एहतसाब करें, नई पार्टियां लाएं और पार्टियां लाएं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि हम कहें कि सेनेट में अगर सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में गड़बड़ हुई तो जिन सरकारी इदारों ने मुदाखलत की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या जनरल मुशर्रफ को सजा हुई है वो जनरल मुशर्रफ को यहाँ लाया जाए, उस सजा पर अमल दरामद कराया जाए। कुछ तो यानी जाहिर है कि जब तक आप गैर जमहूरी कुव्वतों को पीछे नहीं धकेलेंगे तो जाहिर है कि वो तो एक तरह से न सिर्फ मुदाखलत करते हैं बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसको धड़ल्ले से करते हैं और फिर उसके दे गेट अवे विद इट। मेरा ख्याल इस तरह कभी ठीक नहीं होगा। पार्टियों के दरमियान मुकाबला होना चाहिए। खराब पार्टियां हैं तो अच्छी पार्टियां आनी चाहिए और इलेक्शन में मुकाबले हों, एहतसाब करें। ये जो बात आप कर रहे हैं ये सारी बातें करने की हैं और हमें इलेक्शन कैंपेन में कहना चाहिए कि फलां पार्टी आपने क्यों डिक्टेटर के साथ कंप्रोमाइज किया, आपने फलां मौके पर क्यों ऐसे किया। ये बिल्कुल अच्छी ठीक बहस है। लेकिन इसमें आप बिल्कुल अगर कहें कि नहीं वो कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करती और जब तक ये बिल्कुल 100% ठीक नहीं हो जाते उस वक्त तक वो मुदाखलत करते रहेंगे या उनकी मुदाखलत जस्टिफाइड है या आइन की एब्रोगेशन जस्टिफाइड है, मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है। असल बात है कि पाकिस्तान में अभी एक पहले होती थी, यानी 2018 से पहले होती थी एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी जिसके अंदर खामियां भी थी, जिसको ठीक करने की कोशिश भी हुई थी। उसके बाद यह है हाइब्रिड मार्शल लॉ। हाइब्रिड मार्शल लॉ के खत्म हुए बगैर जमहूरियत की बातें करना और ये कहना कि ये सियासतदान ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाहिर है पाकिस्तान के अवाम इन पार्टियों से नहीं कोई और पार्टियां निकल आएंगी, लेकिन कुछ तो होगा। जाहिर है अवाम इस मुल्क में जो करोड़ों अवाम हैं ये उनका मुल्क है, वो बिलाखिर अपने मुल्क की का पूछेंगे और पार्टियों से भी पूछेंगे और उन इदारों से या महकमों से भी पूछेंगे जो बिगाड़ कर रहे हैं, जो सबवर्ट कर रहे हैं आइन को या निज़ाम को और जो छोड़ नहीं दे रहे, वो एक प्रोसेस चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो कलाबाजियां हैं या टामकटोइयां हैं, इनका मकसद मेरा ख्याल ये है कि इस आइनी निज़ाम को एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश है। और जिस तरह से आइन को और इदारों को, बस पार्लियामेंट को और जुडिशरी को, इदारों से मुराद मेरी आइनी इदारे हैं, जैसे इनको बेतौकीर किया जा रहा है। अब देखें ना, सदर का ओहदा है, सदर के पास और इख्तियारात नहीं है, ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार था, उसको आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि ये क्या ऑर्डिनेंस है। यानी ये तो जैसे मार्शल लॉ रेगुलेशन आप जारी कर रहे हो अदालत के मुकाबले में, एक सब जुडिस मैटर पे आप कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अदालत के फैसले का ये ताबे होगा। ये सब चीजें जाहिर है कि ये तो ऐसी चीजें नहीं कि उनको समझ नहीं आती। जो वज़ीर कानून है, जाहिर है कि वो हम जानते कि वो किस पार्टी में है, जाहिर है कि उनकी पार्टी मालूम है और जाहिर है कि वो अपनी पार्टी की
मुताबिक काम कर रहे हैं। पीटीआई तो एक नाम है, एक मास्क है, लेकिन उसके पीछे तो बहुत कुछ है। मजहर साहब, ये जिस तरह, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि हम एक कमजोर जमहूरी समाज में रह रहे हैं जिसमें सियासी जमातें भी कमजोर हैं और जमहूरियत भी एक कमजोर फरीक है। लेकिन जैसा भी टूटा फूटा निजाम है, मुझे तो कभी कभी गुमान होता है कि हमारे बहुत सारे लोगों ने कभी आइन को हाथ ही नहीं लगाया, कि जो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, जो आइन की इनविजिबल इंक में लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लताइफ जन्म ले रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? देखिए जफरुल्लाह साहब, अगेन अफरसियाब साहब से थोड़ी सी माजरत के साथ, हाइब्रिड मार्शल लॉ हो या हाइब्रिड डेमोक्रेसी हो, हम क्यों फिर बातचीत करते हैं? हम क्यों फिर जाके उन्हीं से बात करते हैं? हम क्यों नहीं एक प्रिंसिपल पोजीशन ले लेते? मैं फिर सीओडी को रिपीट करूंगा, सीओडी में एक प्रिंसिपल पोजीशन ली थी ना सीओडी ने कि हम नहीं बात करेंगे, हम जद्दोजहद करेंगे, जद्दोजहद के जरिए तब्दीली लाएंगे। क्या 2007 में जद्दोजहद के जरिए तब्दीली आई या एक बड़े कॉम्प्रोमाइज के जरिए तब्दीली आई? अब फिर उनको वो करते हैं। वो जब आप उनको दावत देते हैं, जब आप उन्हीं के थ्रू चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जब आप उन्हीं के थ्रू इख्तिदार में आने की कोशिश करते हैं, तो फिर जाहिर है वो अपना रोल प्ले करते हैं। वो तो पिछले 73 साल से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो तो पिछले 73 साल से इंगेज कर रहे हैं। यहां जिस तरीके से 2018 के इलेक्शंस हुए, तो 2018 के इलेक्शंस को तो आप सारी जमातों ने एक्सेप्ट कर लिया जब आपने ओथ ले लिया जाके पार्लियामेंट के अंदर। तो सिर्फ या तो आप लड़ाई लड़ते, आप कहते कि 2018 के इलेक्शन सही नहीं हुए हैं, इसको ये नताइज हमें काबिल कबूल नहीं है। आपने पार्लियामेंट के अंदर गए, पार्लियामेंट में ओथ लिया, आपने वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपने स्पीकर के इलेक्शन में। ये कैसे हो सकता है कि साथ में आप ये उस सिस्टम का हिस्सा भी रहना चाह रहे हैं, वो सिस्टम को रिजेक्ट भी करते हैं, उन इलेक्शन को रिजेक्ट भी करते हैं, आप ये भी कहते हैं कि एक फ्रॉड तरीके से इलेक्शन हुआ ना? मुझे इलेक्शन कमीशन तो आपने मजबूत कर दिया था ना 2018 में, फिर इलेक्शन कमीशन क्यों कमजोर हो गया? क्यों नहीं वो अपने आप को वो कर रहा? लड़ाई का तरीका तय करें ना, कि आपने लड़ना किस तरह है, आपने जद्दोजहद किस तरह करनी है। मैं जो एज ए पॉलिटिकल वर्कर, कोई भी आदमी जो है, उससे जब आप कुर्बानी मांग रहे हैं, तो वो पलट के आज वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं ना कि आप मुझे ये तो बताएं कि कल मैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूं और फिर जाके आप इन्हीं के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। मैं फिर ये कह रहा हूं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जब तक अपने आप को मैच्योर नहीं करेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज जब तक अपने वो जद्दोजहद और लड़ाई का वो जज्बा पैदा नहीं करेंगी, जब तक आपको कामयाबी नहीं हो सकती। महज बैठकर ये कहना कि फुला ये कर रहा है, वो तो हमें पता है। अफसोस तो इसी चीज का होता है कि मुझे पता है कि कौन सिस्टम को कमजोर कर रहा है माफ कीजिएगा, लेकिन मैं उसी का वही रास्ता इख्तियार करना चाहता हूं। मैं उसी के थ्रू सिस्टम को बेहतर बनाना चाहता हूं। मैं अपने तई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, मैं अपने तई चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो लोग बुनियादी सिस्टम के खिलाफ हैं, वो तो मुझे पता है ना कि कौन लोग हैं, मुझे ये भी पता है कि उनके खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। लेकिन जो लड़ने वाले लोग हैं, जब वही जाके उन्हीं लोगों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो फिर लड़ाई तो आप वहीं हार जाते हैं। फिर बस आप बहस करते रहें, आप बयानात देते रहें, आप जलसे करते रहें, तकरीरें करते रहें। तो मुझे इसलिए सिस्टम आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। चले, इस गुफ्तगू से तो ये लगता है कि सब सियासी जमातों का पीर घराना एक है, लेकिन जो अच्छा बुरा निजाम चल रहा है, अब उसमें तो और ज्यादा डिस्टॉर्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कम से कम रूल्स ऑफ द गेम तो क्लियर होने चाहिए। अफरासियाब खटक साहब, अगर आप तक आवाज पहुंची हो। मेरी तो गुजारिश है कि जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी संजीदा फैसले करने चाहिए। मुझे आपकी इस बात से इत्तेफाक है कि उनको एक वाज़ेह लाइन इख्तियार करनी चाहिए कि वो अगर वो एक हाइब्रिड मार्शल लॉ को रिजेक्ट करते हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि ये हाइब्रिड मार्शल लॉ, इसकी मौजूदगी में कोई फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते।
फेयर इलेक्शन के लिए जो शराइत हैं आइन में और कानून में वो पूरे नहीं होते तो वो पूरे करने चाहिए और उसके लिए उन्हें तहरीक चलानी चाहिए, उन्हें निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई कम से कम कोई शराइत नहीं बनवा सकेंगे तो उसके बाद फेयर इलेक्शन हो नहीं सकते। जैसे हमने देखा है 2018 के इलेक्शन, सेनेट के पिछले इलेक्शन हमारे सामने हैं, दोनों के नतीजे हमारे सामने हैं। और ये मजहर साहब की इस बात से मुझे इत्तेफाक है कि सियासी पार्टियों ने बहुत कमजोर मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मसलन उन्होंने व्हाइट पेपर्स नहीं छापे, 2018 के इलेक्शन के व्हाइट पेपर छपने चाहिए थे कि क्या क्या धांधलियां हुई हैं। और इसी तरह से जो सेनेट का इलेक्शन था उसके ऊपर भी कोई अपनी पार्टियों के अंदर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी और जो लोग मुदाखलत कर रहे थे उनको भी एक तरह से उनके बारे में बात करनी चाहिए थी और जो कानूनी प्रोसेसेस हैं उनको उन्हें इस्तेमाल में लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और उसके बगैर ज़ाहिर मेरा ख्याल है कि फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है कि सेनेट में भर्तियां होंगी, मेरा ख्याल है कि जो लोग यानी फिक्री लिहाज से और सियासी लिहाज से उनकी पैमाइश होगी और उस पैमाइश के बाद फिर जैसे महकमों में भर्तियां होती हैं उस तरह की भर्तियां होंगी। मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश, मुझे बहुत दुख है कि कोशिश ये हो रही है कि सेनेट जो हाउस ऑफ फेडरेशन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा पार्लिमानी इदारा है यानी आईनी लिहाज से, उसको एक तरह से लोकल बॉडी से भी कम उस पैमाने पे लाया जाए और यहाँ यानी भर्ती के हिसाब से किसी भी इलेक्टेड बॉडी, चाहे लोकल बॉडी, वो भी मुकद्दस है लोगों की राय बहरहाल, लेकिन उसको बेतौकीर किया गया है। जैसे हमने देखा है पिछले अरसे में 60 मेंबर्स खड़े हो गए, उन्होंने एक राय दी, फिर जब वो बैठ गए तो उन्होंने दूसरी राय दी और फिर उनका मजाक भी उड़ा अच्छा खासा। तो एक दफा फिर मैं समझता हूँ ऐसे ही होने जा रहा है। पहले ही हम देख रहे हैं कि खरीदो फरोख्त की बातें होने लगी हैं। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक वाज़ेह लाएअमल इख्तियार करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि बगैर इसके कि जो 2018 में हुआ, जो पिछले सेनेट के इलेक्शन में हुआ, उसका इजाला किए बगैर या उसको चैलेंज किए बगैर फेयर इलेक्शन सेनेट की भी नहीं हो सकते, जनरल इलेक्शन भी फेयर नहीं हो सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें वाज़ेह एक लाएअमल इख्तियार करना चाहिए, वरना वही होगा जो पिछले साल हुआ, यानी उसमें फिर कोई उसकी गुंजाइश नहीं, तब्दीली की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही कि कोई अच्छे नताइज उसके बरामद होंगे। मजहर साहब, आप कैसा मंजरनामा देखते हैं? अब हमने देखा है कि हमने अपने मुल्क में जुडिशियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखी है, जो डिस्प्यूट्स को तो सेटल नहीं कर सकी। आज हमारी सियासत में गुफ्तगू का कल्चर खत्म हो रहा है, मुकालमे का कल्चर खत्म हो रहा है और हम अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इस ग्रिडलॉक को कैसे खोला जा सकता है? देखिए अगेन वही, देखिए जफरुल्लाह साहब, अफर साहब की बात से एग्री करते हुए, आप दो इससे पहले जो इससे बड़ा इत्तेहाद इससे पहले मैंने देखा, मुझे याद है वो MRD था। अफर साहब मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि PDM पिछले 4-5 महीने जब से PDM बनी है, मैंने नहीं देखी इन PDM के अंदर इजलासों में, अफर साहब बेहतर बता सकते हैं कि कोई कॉम्पैक्ट रेजोल्यूशंस आए हों जिस तरह MRD के ज़माने में आया करते थे। यानी चाहे वो इन फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक चीज़ों, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की चीज़ें हों, मुझे तो PDM बिल्कुल एक ऐसा इत्तेहाद के पास इमरान खान को हटा दो, सारा मसला हल हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे PDM के अंदर क्लैरिटी नज़र नहीं आती। MRD एक लाइन ऑफ डायरेक्शन देती थी, चाहे वो उसकी ग्राउंड पे मूवमेंट जो है वो सिंध तक महदूद ही रही, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना आया कि उसके नतीजे में जनरल ज़िया-उल हक को अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश रेफरेंडम के जरिए करने की ज़रूरत पड़ी, फिर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस कराने की। तो उसने कहीं ना कहीं उसको ये इस चीज़ का प्रेशर फील हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि 88 में जब इलेक्शंस होते हैं तो वही MRD के कैंडिडेट के मुकाबले में गुलाम इसहाक खान को सपोर्ट कर दिया जाता है। यानी जहां आप चीजों को बेहतर बनाने की तरफ जा रहे होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। MRD बहुत ही मेरे लिहाज से पाकिस्तान की तारीख का सबसे कॉम्पैक्ट अलायंस था, सबसे ज्यादा चलने वाला अलायंस था, सबसे ज्यादा उसमें पॉलिटिकल क्लैरिटी मुझे उस अलायंस में नजर आती थी।
पीडीएम में, और जफर साहब से मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि पीडीएम में मुझे कंप्लीट कंफ्यूजन नजर आता है, डायरेक्शन लेस मूवमेंट नजर आती है। जब आपका एक दूसरे पर ही एतमाद नहीं है तो आप वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद कैसे लाएंगे? यहां डिस्ट्रस्ट का लेवल पीडीएम में बहुत साफ नजर आ रहा है, बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है पीडीएम। तो ऐसे में जो हमारी चीजें आगे बढ़ने वाली चीजें हैं उसके सामने तो बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, इसलिए कि इस वक्त तो हम एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त तो मुझे ये नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तकरीबन जो है वो सुकड़ती जा रही हैं। इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत, पीडीएम इस चीज को एड्रेस करने को तैयार नहीं है। पीडीएम का सोल एम ये लग रहा है कि किसी तरह इस गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए। उसका सोल एम ये नहीं लग रहा है कि सिस्टम को बेहतर किया जाए। पीटीआई की गवर्नमेंट से आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाना आपकी पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, वो जरूर है। लेकिन आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो जाए तो क्या चीजें बेहतर हो जाएंगी? क्या सिस्टम बेहतर हो जाएगा? क्या इसके बाद आने वाला इलेक्शन बेहतर हो जाएगा? क्या वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर आप चीजें कैसे बेहतर करेंगे? जब तक आपके अंदर ये क्लैरिटी नहीं आती, और वो ये सिर्फ स्लोगन से नहीं आएगी, आपको जब तक आप कॉम्पैक्ट चीजें नहीं बनाएंगे चीजें, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। और डेंजरस सिचुएशन मैं इसलिए कह रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा उठा लें। खैबर पख्तूनख्वा में 2008 के बाद से सिचुएशंस को देख लें। 2008 के बाद एएनपी को सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जिस तरह तालिबान के खिलाफ, तालिबान के अटैक जो है वो टारगेट थे, बराह रास्त टारगेट थे उसमें, और उनके लिए इलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद की सिचुएशन तो 2013 की जो सिचुएशन है उसमें पीटीआई जो है, जो खिलाफ रिवायात, पीटीआई जो है दोबारा पावर में आती है, दोबारा ज्यादा थंपिंग मेजॉरिटी से आती है, उसमें किसी का भी हाथ हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो हुआ है कि एएनपी भी कमजोर नजर आती है, जेयूआई भी कमजोर नजर आती है, जमात इस्लामी भी कमजोर नजर आती है, पीपुल्स पार्टी भी कमजोर। ये सारी जमातें कैसे गायब हो गई खैबर पख्तूनख्वा से? ये तो मेरा ख्याल है ये सोल सर्चिंग की जरूरत है। और पीडीएम जब बनाया है तो पीडीएम को सिर्फ आप अगर सिर्फ इस हद तक महदूद रखेंगे कि हम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करके इस हुकूमत का खात्मा कर दें, और फर्ज करें खात्मा हो जाए, तो उसके बाद क्या सिचुएशन है? कोई है जहन में आपके इस तरह का प्लान कि उसके बाद क्या करेंगे? कल जाके आप 26 मार्च को जो है इमरान खान रिजाइन कर देते हैं, फिर कौन चलाएगा सिस्टम, और कैसे चलेगा, और कैसे बेहतर होगा सिस्टम? ये बात फिर उसी इशारे की तरफ आती है कि बहरान सियासी जमातों का है, और यकीनन सियासी जमातों को ही जमहूरियत की औलाद कहा जाता है, और उन्हीं के जरिए जमहूरियत आगे बढ़ती है। तो अफरा सियाब खटक साहब से मेरा फिर यही सवाल होगा, मुमकिन है टेक्नोलॉजी में मजहर साहब आप भी मदद करेंगे, कि वो पीडीएम का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, और पीडीएम कैसे उन सियासी तवक्कुआत का बोझ उठा सकता है जिन की तरफ आपने भी अपनी गुफ्तगू में इशारा किया है, और अवाम भी शायद कुछ तवक्कुआत रखते हो। जी, यही मैं जफर साहब ने भी तकरीबन वही सवाल किया जो मेरा है कि पीडीएम का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? मैंने एमआरडी से उसका जो है वो देखा, उसका जायजा लिया। पीडीएम के पास कोई क्लियर कट डायरेक्शन है आपको नजर आता है? पीडीएम जो है उसने कोई चीज तय की है कि अगर 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर क्या होगा, क्या सिनेरियो बनेगा? फर्ज करें अगर आप किसी गवर्नमेंट को हटा भी देते हैं, तो ये कर रहा हूँ कि फिर मुझे इजाजत दीजिएगा क्योंकि मुझे शो की रिकॉर्डिंग में जाना है। सही जी, जब पीडीएम बनी तो आगाज उसने अच्छा किया था, बल्कि बहुत क्लैरिटी जिस तरह से उनके मौकिफ में नजर आ रही थी, वो अपनी जगह एक गैर मामूली पेशरफ्त थी पाकिस्तान के हालात में। कि उन्होंने कहा कि असली मसला क्या है मुल्क में। उस वक्त उन्होंने कहा कि इमरान खान से हमारा झगड़ा उस तरह का नहीं है, वो एक साइड प्लेयर हैं, असली प्लेयर से झगड़ा है, और उन्होंने नाम लिए, उन्होंने बातें की। लेकिन ऑन द वे फिर उस वक्त उन्होंने ये भी कहा, और मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ कोई भी जमहूरी इत्तेहाद इस वक्त अगर वो वजूद में है तो उसको
ट्रांजिशन का एक प्लान बनाना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का, क्योंकि आप हाइब्रिड मार्शल लॉ से एक रात में आप अगली सुबह आप जमहूरी निज़ाम में दाखिल नहीं हो सकते। उसके लिए हमारे अपने मॉडल्स भी हैं, हमारी अपनी एक्सपीरियंस है। जैसे मजहर साहब कह रहे थे, अपनी MRD का एक प्रोग्राम था। मुझे याद है हौस बख्श बिजलिजो साहब से मेरी जब मुलाकात हुई, मैं जब 89 में वापस आया अफगानिस्तान में जलावतनी से, तो कराची में उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी राय ये थी कि 88 का इलेक्शन MRD को बैसीत मजमूई लड़ना चाहिए था। एक टर्म कम अज कम उन्होंने कहा कि हमें इस इतिहाद की बुनियाद पे इलेक्शन लड़के जमहूरियत को मजबूत बनाना चाहिए, तो उसके बाद फिर मुकाबले करने चाहिए थे। और उन्होंने कहा कि जो MRD का प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, ताकि जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कंसोलिडेट हो। फिर वो लेकिन वो नहीं हुआ, और वो तजुर्बा एक तरह से फिजल आउट कर गया। फिर हमने देखा कि जब मुशर्रफ के बाद फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक प्रोग्राम बना, रूल्स ऑफ द गेम बने। अगरचे दोनों बड़ी पार्टियों ने उन प्रोग्राम की पूरी तरह उस पर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमल दरामद उस पर हुआ, जिसके नतीजे में रिफॉर्म्स हुए। तो कुछ हमारे अपने तजुर्बे हैं और कुछ हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देखनी चाहिए। जैसे तुर्की में कैसे वो निकले हैं मार्शल लॉ से जमहूरियत की तरफ, जैसे जनूबी कोरिया में क्या हुआ है, इंडोनेशिया में क्या हुआ है, और कैसे। लेकिन मेरा ख्याल है कि PDM वाले शुरू में कह रहे थे, मुझसे भी बाज लोगों ने, जो हमारे दोस्त थे वहां पे, उन्होंने कहा कि आप लोग भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करें कि ये ट्रांजिशन के लिए डिटेल क्या प्रोग्राम हो। यानी ये जैसे मुझे बिल्कुल इस इत्तेफाक है कि इस हुकूमत के गिराने से जमहूरियत बहाल नहीं होगी। वो उसकी बहाली के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक मरहले तय करने होंगे, और मरहलों के लिए तैयारी करनी होगी। तो और जाहिर है कि उसके बगैर सिर्फ किसी को, और ये पावर की स्ट्रगल है, इसमें सिर्फ दलील से और मंतिक से लोग कायल नहीं होंगे। ये इतने बड़े मफादात को लोग छोड़ देंगे इसलिए कि हमने दलील दी है, ठीक दलील दी है, मंतिक दी है कि ये मुल्क के इंटरेस्ट में है, आप सबके इंटरेस्ट इस तरह से करें, वो नहीं करेंगे। जाहिर है कि पावर कोई छोड़ता नहीं है, उसके लिए जद्दोजहद से लोगों को एक तरह से कन्विंस किया जाता है, सिर्फ दलील से बात नहीं चलेगी। लेकिन पार्टियों को तैयारी करने की जरूरत है। अभी जो जिस तरह से PDM डिसओरिएंट हुई है बदकिस्मती से ये आखिरी कुछ अरसे में, उससे तो नजर आ रहा है कि कोई मुझे ज्यादा इनसे उम्मीद नहीं है कि वो इसमें कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम देंगे, क्योंकि जो उन्होंने नई स्ट्रेटेजी अपनाई है उसके बारे में तब लोग कन्विंस होंगे अगर वो ट्रांसपेरेंटली देखेंगे कि कोई वाकई, जैसे आप कह रहे हैं कि उनके आपस में एतमाद कितना है और उनके पास प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम उनको दिखाना होगा कि मसलन इलेक्शन के लिए रोकथाम कैसे मुमकिन है, क्या होना चाहिए, या फिर जुडिशरी और पार्लियामेंट की आज़ादी के लिए उनको क्या करना चाहिए। खुसूसन देखें ना, जुडिशरी अगर आज़ाद हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरह से पार्लियामेंट की कमेटियां हैं, देखें ना, मुझे तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, अब देखें पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स की कमेटियां हैं, उनकी मीटिंग नहीं हो रही। ये तो जाहिर है कि उनको चलाना चाहिए। अगर वो नहीं चलती, कोई उसको में रुकावट डालना चाहता है तो उनसे इस्तीफे देने चाहिए। यानी फिर उसमें बैठकर आपने क्या करना है, अगर वो कोई आपको चलने नहीं देता तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये फलां मुझे चलने नहीं देता, तो हमें उस पर क्या करना है। तो लेकिन पार्टियों को मैं समझता हूँ कि वाज़ेह मौके इख्तियार करना होगा, और इसमें जब तक गैर जमहूरी कुव्वतों को जद्दोजहद के जरिए आप अपने कानूनी और आईनी मुकाम पे नहीं बिठा देते, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि फेयर इलेक्शन, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन हो, मुझे नजर नहीं आता कि कोई फेयर इलेक्शन हो सकता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शिकार होंगे। बहुत शुक्रिया अफरा साहब, खटक साहब, मजहर अब्बास साहब। हमने बुनियादी तौर पे तो हम द सेकंड फ्लोर के प्लेटफॉर्म से सवाल लेके चले थे कि सेनेट का इलेक्शन हर बार कंट्रोवर्सीज का शिकार क्यों होता है, लेकिन हमारी गुफ्तगू का फैलाव कुछ इस अंदाज में हुआ कि ये जमहूरियत के बड़े सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जमहूरियत पाकिस्तान में बहरानों की जद में है तो एक आध इलेक्शन की बेहतरी से शायद बड़े सवालों का जवाब मुमकिन ना हो। लेकिन यहाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान साने के बाद 1971 के साने के बाद हाउस ऑफ फेडरेशन के तौर पे बनी, और उसका काम ये है कि मुख्तलिफ सूबों और उनके दरमियान जो तनाज़े हैं एक आइन के अंदर ऐसा बंद बांधा जाए
कि सूबाई खुद मुख्तारी का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके, लेकिन अगर वो उसका इलेक्शन इल्ज़ामात की जद में आता है, और जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी आई हैं और ये पूरे इंतखाबात का अमल पैसे का खेल बनता है, तो उस इदारे का मुस्तकबिल भी गहन आएगा। लेकिन बहुत पर्टिनेंट सवाल उठाए गए हैं कि जमहूरियत एक जुज़ नहीं है बल्कि एक कुल है जिसके अंदर तमाम इदारे मौजूद हैं, और अगर हम अपने जमहूरी कल्चर को मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें सियासी जमातों में भी बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनके क्लियर स्टैंड्स की भी ज़रूरत है, और तभी वो पाकिस्तान के अवाम को एक बेहतर डील दे सकते हैं। इसके साथ ही आज की इस गुफ्तगू को समेटते हैं। दी सेकंड फ्लोर की जानिब से इस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। गुफ्तगू जारी रहेगी तो शायद कोई जमहूरियत को, इंतखाबात को बेहतर करने का कोई रास्ता भी हम तलाश कर पाएंगे। इजाज़त दीजिए।